नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन बिहार का इतिहास देखेंगे। देखिए, बिहार स्पेशल की जितने भी वीडियो हैं इतिहास से संबंधित, वो अब जो है क्रमबद्ध रूप में एक एक करके आएंगे। ये पीडीएफ जो है खुद से डिजाइन किए हैं, बहुत मेहनत लगा है इसमें दोस्तों, ताकि आप लोगों की पढ़ाई जो है बेहतर तरीका से हो सके। और आज ही है जो है बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा एक जानकारी दी गई है कि अब बीपीएससी में 5 ऑप्शन की जगह पे 4 ही ऑप्शन होंगे। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए जो है अब अपनी तैयारी को आप लोग एक नई धार दीजिए, नई तेज दीजिए, नई गति दीजिए। और अब जो है फांकी मारने से, समय गंवाने से कोई फ़ायदा होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग बिहार से संबंधित इतिहास को देखेंगे। यहाँ देखिए, जो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने वाले पोर्शंस होंगे उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। जो स्पेशल बिहार के लिए पढ़ना है इस वीडियो में उसी को देखेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। देखिए, प्राचीन बिहार का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं तो बौद्ध जैन से शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत माना जाता है इतिहास का। तो हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल तो बिहार में मिला ही नहीं है। तो उसके बाद आ जाता है वैदिक काल से। तो वैदिक काल की इसमें चर्चा है, कुछ पोर्शंस है जिससे वैदिक काल में जो बिहार की चर्चाएं जहाँ जहाँ आई है उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है मगध से। मगध साम्राज्य में देखिए आप लोग प्राचीन इतिहास में यहाँ पे हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है। हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते जाइए ताकि एग्जाम समय में आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं हो। शिशुनाग वंश की स्थापना यही शिशुनाग के द्वारा ही किया गया था। नंद वंश की स्थापना जो है महापद्मनंद के द्वारा किया गया था। और अगला शासक इसका कौन था? धनानंद था, जिस समय की जो है यूनान का शासक आक्रमण किया था, उसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना किया था। और मौर्य वंश का संस्थापक आप लोग जान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य है। तो ये देखिए, ये सब जो है आप लोगों को इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने के लिए है। तो इन लोगों को ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे इस टॉपिक्स को। और गुप्त वंश तो पूरा इंडियन हिस्ट्री में है ही। इसकी संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं इसमें कहाँ से प्रारंभ करना है, जो कहाँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, प्राचीन बिहार का इतिहास जो है सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं यहाँ से। कहाँ से? पाषाण काल से। प्राचीन बिहार का इतिहास में पाषाण काल में, फिर वैदिक काल आएंगे, एवं महाजनपद काल आएगा। आप लोगों को थोड़ा चर्चा कर दी महाजनपद काल के विषय में पहले। उसके बाद मगध साम्राज्य आएगा, फिर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, फिर पाल वंश देखेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास में। इस क्रम में हम लोग प्राचीन बिहार को देखेंगे। वहाँ मगध साम्राज्य के विषय में आप लोग को बता दिए थे कौन कौन से शासक हैं उसमें क्रमवार रूप से। और प्राचीन बिहार के इतिहास में चलिए पहले हम लोग पाषाण काल को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी जगह के इतिहास अगर आप लोग पढ़ते हैं तो वहाँ के इतिहास के स्रोत जान लीजिए। प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत देखिए, पूर्व ऐतिहासिक काल में जो है मुंगेर चिरांद जो है ये सारण जिला में पड़ता है। चेचर जो है वैशाली जिला में है। सोनपुर भी यहीं है सारण में। मनेर पटना में। यहाँ से जो है ताम प्रस्तर युग के विद्रभाण यानी कुछ वस्तुएं प्राप्त हुए हैं यहाँ से। नेक्स्ट है मौर्यकालीन अभिलेख जो है लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया राज्य चंपारण में पड़ता है। और रामपुरवा आदि से प्राप्त हुए हैं मौर्यकालीन कुछ अभिलेख। नेक्स्ट है बराबर की गुफा। राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला से प्राप्त स्मारक भी पुरातात्विक स्रोत है। ये देखिए, बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? जहानाबाद में है। और यहाँ की राजगीर से, नालंदा से, पाटलिपुत्र, विक्रमशिला आदि से जो है प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो है खुदाई में प्राप्त मनके एवं मूर्तियाँ भी प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है इस जगह की। अब देखिए, हम लोग साहित्यिक स्रोत में जब देखते हैं तो साहित्यिक स्रोतों में रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध रचनाएं, जिसके कि अंगुत्तर निकाय जो है उसमें भी ये चर्चा है। यहाँ की अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है दोनों। विनय पिटक ये भी है। जैन रचनाएं, भगवती सूत्र आदि जो है, इन सब में जो है कि यहाँ के कुछ न कुछ साक्ष्य साहित्यिक स्रोत में दिखते हैं बिहार के विषय में। इसके अतिरिक्त हम लोग जब यात्रा विवरण देखते हैं तो इसका एक जो है पूरा एक डिटेल लेके आएंगे, यात्रा विवरण वाला, यात्रियों के विवरण। उसमें क्रमवार तरीका से लेकर के आएंगे। भारत में कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं, बिहार में कौन कौन से विदेशी यात्री आए हैं, उसका क्रम क्या है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं।
मेगास्थनीय है, इसकी पुस्तक इंडिका है, इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सब इंडियन हिस्ट्री में है पढ़ने के लिए। यहाँ सिर्फ आप लोग को एक ओवरव्यू हम दिखा रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो मेन आप लोग को इंडियन हिस्ट्री में सबको देखना है। यहाँ जो पर्सनल बिहार से रिलेटेड होंगे उसको हम लोग देखेंगे। फाहियान है, इत सिंह है, हुएनसांग है, हर्षवर्धन के काल में आए हुए थे। इन सब से यहाँ की जानकारी मिलती है। यात्रियों की विवरण से भी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी प्राचीन बिहार के इतिहास का विस्तृत जानकारी मिलती है। कौटिल्य क्या है, ये आप लोग सभी जानते हैं। इसका पुराना नाम विष्णुगुप्त भी था और इन्हीं के सहयोग से है जो है चंद्रगुप्त मौर्य एक मिनट दोस्तों, इसको रिमूव थोड़ा करने दीजिए। कहाँ थे हम लोग? कौटिल्य जो है अर्थशास्त्र के लेखक हैं विष्णुगुप्त, और इन्हीं के मदद से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है गद्दी पे, मगध के गद्दी पे बैठा था। यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब जो है हम लोग देखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल में कौन कौन से, या पूर्व ऐतिहासिक काल कहिए या पाषाण काल कहिए। इसमें पूरा पाषाण काल आ जाएगा, मध्य पाषाण काल आ जाएगा, नव पाषाण काल, और आगे क्या है ताम्र पाषाण काल। ये ताम्र पाषाण काल आ जाएगा। चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं अभी मध्य पूरा पाषाण काल के। पूरा पाषाण काल का जो है साक्ष्य कहाँ से मिला है? दक्षिण बिहार में मुंगेर एवं नालंदा, गया से जो है खुरदुरे पत्थर के कुल्हाड़ी और चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए। देखिए आप लोग इससे ऐसे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, तो कहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुआ है। पूरा पाषाण काल का साक्ष्य बिहार के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो आप लोग याद रखिएगा मुंगेर, नालंदा और एक गया जिला इसमें ऐड कर लीजिए। छोटा छोटा नोट्स बनाइए ना, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? चाकू, खुरपी, कुल्हाड़ी आदि प्राप्त हुए। किस चीज़ के? खुरदुरे पत्थर की। और इसका समय क्या है? जो वहाँ से जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, ये औजार जो प्राप्त हुए हैं, उसका समय काल क्या है? 1 लाख ईसा पूर्व की जो है ये सब सामान प्राप्त हुए हैं। तो पूरा पाषाण काल के हैं ये। अब देखिए कहाँ पूरा पाषाण काल के आप लोग समझ गए? नालंदा, मुंगेर, नालंदा और गया। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल के। देखिए साक्ष्य कहाँ से मिला है। इसका भी साक्ष्य जो है लगभग चीज़ दक्षिण बिहार से ही साक्ष्य मिले हैं। तो दक्षिण बिहार में ही मुंगेर से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए हैं जो कि मध्य पाषाण कालीन है। इसका समय लगभग कितना है? 40,000 वर्ष ईसा पूर्व से जो है 10,000 ईसा पूर्व के जो है औजार प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन में भी कहाँ से? मुंगेर के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हम लोग नवपाषाण काल में, इसको आप लोग याद रखिएगा, इससे बहुत बार बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। नवपाषाण काल के प्रमाण बिहार के मैदानी क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। बिहार के मैदानी क्षेत्र से नवपाषाण काल के जो है प्रमाण मिले हैं। इसमें चिरांद, ये इस चीज़ को भी याद रखिए, चिरांद कहाँ पड़ता है? सारण में। इसका एक ट्रिक देखिए, यहाँ पे अनुस्वार है, नौ का उच्चारण आता है, सारण में भी नौ का। तो चिरांद जो है सारण में है, जहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। चेचर कहाँ में है? वैशाली में है, जहाँ से नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। मनेर पटना में है, जहाँ से भी नवपाषाण कालीन साक्ष्य मिले। ये सेनवार देखिए रोहतास में है। यहाँ से जो है इन जगहों से पत्थर एवं हड्डियों के जो है औजार प्राप्त हुए हैं, इन सारे जगहों से। तो इन चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, कहाँ से क्या मिला हुआ और किस जगह जो है, कौन सी जगह किस जिले से संबंधित है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। और बिहार में कैमूर की पहाड़ियों, नवादा और जमुई से गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं नवपाषाण कालीन। तो ये देखिए, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नवपाषाण काल में आप लोग प्रीवियस ईयर को देखिएगा, यहाँ से कितने बार प्रश्न पूछे गए नवपाषाण काल से। और नवपाषाण काल का जो समय है वो समय है 25,000 से 15,000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल का समय है। नेक्स्ट है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का भी चिरांद, सोनपुर, राजगीर, तराडी, सोनवार, रोहतास से ताम्रपाषाण काल के अवशेष मिले हैं। तो इन चीज़ को आप सबसे ज़्यादा याद रखिएगा नवपाषाण काल के, क्या है कि इस जगह से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं नवपाषाण काल से। अब हम लोग देखिए नवपाषाण काल हो गया। अब हम लोग देखते हैं वैदिक काल को देखते हैं। वैदिक काल में क्या क्या प्रश्न बिहार से पूछे जाते हैं। देखिए आर्यों के द्वारा स्थापित वैदिक सभ्यता जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार, आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता है, ठीक। और ये वैदिक सभ्यता के उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार जो है बिहार की जो गंडक नदी है, गंडक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हो गया था। अब देखिए इसके भौगोलिक क्षेत्र का, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम वर्णन जो है
शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यह भारतीय ग्रंथ है, ये शतपथ ब्राह्मण, इसमें जो है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का प्रथम विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, अब देखिए वैदिक काल में किस वेद में बिहार के विषय में क्या कहा गया। देखिए एक है वेद, 4 वेदों में से एक वेद है ऋग्वेद। देखिए वैदिक युग को आप लोग मेन हिस्ट्री में पढ़े होंगे, यहाँ सिर्फ हम बता रहे हैं बिहार से रिलेटेड, बार बार इस चीज़ का आप लोगों को याद दिला रहे हैं। देखिए ऋग्वेद में कीकट शब्द जो है बिहार के लिए प्रयोग किया गया है। बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, कीकट शब्द का प्रयोग किया गया। और यहाँ जो निवास करते हैं लोग और उसके लिए जो है, देखिए ये गलत लिखा हुआ वरात होगा, यहाँ पे वरात कर लीजिए, वरात यानी प्रतीत नहीं होगा यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सही कीजिए, वो यहाँ पतित हो जाएगा। वरात यानी पतित शब्द का प्रयोग क्या है यहाँ जो निवास रहने के लिए। कीकट शब्द बिहार के लिए प्रयोग किया जाता है। कीकट मतलब होता है अछूतों का प्रदेश, इसलिए बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बारात जो है यहाँ जो लोग निवास करते हैं उनके लिए बारात शब्द का प्रयोग किया गया है, बारात शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये देखिए ऋग्वेद में क्या किया था बिहार के लिए खुद कीकट शब्द का प्रयोग था, कीकट शब्द का। और यहाँ जो निवास करते हैं उनके लिए वरात, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, वरात या पतित शब्द का प्रयोग किया गया है। हालांकि जब आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़िएगा, ये विशेष पॉइंट करके चैनल है, उसका लिंक आज हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसमें इसको हम ठीक करके इस PDF को करके दे देंगे। नेक्स्ट है, यजुर्वेद में विदेह राजा का वर्णन मिलता है। जो वेद है 4 वेद, उसमें तो ऋग्वेद में देख लिए बिहार के संबंध में क्या मिलता है वर्णन, और यजुर्वेद में जो है विदेह राजा का वर्णन मिलता है, जिसकी स्थापना किसने किया था, निमिह विदेह नामक एक राजा ने की थी, जो किस वंश के थे, इक्ष्वाकु वंश के थे। अब देखिए ये जो है बिहार के तिरहुत प्रमंडल में जो है मिथिला का क्षेत्र जो पड़ता है, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, और तभी ये सब इलाका जो है मिथिला के क्षेत्र में पड़ते थे। तो इसी के क्षेत्र के एक राजा थे, राजा विदेह, जो कि निमि विदेह नामक राजा थे, वही जो है इक्ष्वाकु वंश के स्थापना किए थे। इसकी चर्चा जो है किस वेद में मिलती है, यजुर्वेद में मिलती है, जो बिहार से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग मेन आ गए हैं महाजनपद काल में। महाजनपद काल में भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो वही पढ़ेंगे जो बिहार से रिलेटेड होंगे। महाजनपद काल के समय में आपको जानकारी दे चुके हैं कौन कौन से शासक इसमें इससे संबंधित हैं। महाजनपद, देखिए आप सभी जानते हैं कि जितने भी साहित्यिक स्रोत है उन सबों से जानकारी मिलती है कि 16 महाजनपद हैं, जिनमें से बिहार में जो है बिहार से संबंधित 3 महाजनपद थे। एक मगध महाजनपद था, अंग महाजनपद था, और वज्जी संघ था जो वैशाली के क्षेत्र में, और वज्जी संघ में भी 8 छोटे छोटे संघ थे। यहीं पे प्रथम बार जो है गणतांत्रिक व्यवस्था शुरुआत हुई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ हम बोल दे रहे हैं गणतांत्रिक व्यवस्था जो है वज्जी संघ में ही शुरुआत हुआ था। अब देखिए सबसे पहले महाजनपद काल और मगध के जो है उत्कर्ष के कई कारण थे, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मगध के उत्कर्ष। मगध के उत्कर्ष के कारण देखिए आप यहाँ पे प्रमुख रूप से 2 कारण तो आप लोग नोट कर लीजिए। मगध के उत्कर्ष के प्रमुख कारण, पहला लिखिए भौगोलिक कारण, दूसरा है व्यक्तिगत कारण। देखिए इधर जगह नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा व्यक्तिगत कारण। तो मगध के उत्कर्ष के भौगोलिक कारण और व्यक्तिगत कारण को समझते हैं। तो भौगोलिक कारण में यह आता है कि मगध की जो राजधानी थी राजगृह, वह चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जो उनको दुश्मनों से जो है सुरक्षा प्रदान करता था। और एक साइड गंगा था, एक साइड पहाड़ था, चारों ओर से पहाड़ से घिरा हुआ था। तो इनके विकास में, इनके उत्कर्ष में भौगोलिक कारण भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। और व्यक्तिगत यानी निजी कारण में क्या था, इसमें जितने भी शासक हुए लगभग जो प्रारंभ के शासक थे बहुत योग्य हुए, और इन्होंने युद्ध के तरीका से भी और विवाह की नीति के माध्यम से भी मगध को जो है आगे बढ़ाया, मगध साम्राज्य का विस्तार किया। चाहे उसमें बिंबिसार हो, अजातशत्रु हो, उदयन हो, या नेक्स्ट आगे जितने भी उसके बाद के वाले जो भी वंश आए हैं वो भी, उनके विषय में भी। देखिए बार बार ये चले आ रहा है। हाँ, तो अब हम बता रहे थे आप लोग को
मगध में देखिए, मगध जो था तत्कालीन मगध महाजनपद, उसमें अभी वर्तमान के 3 जिला थे, पटना, गया, नालंदा। और अंग में जो थे भागलपुर और मुंगेर थे। बज्जी संघ में तो आप लोगों को बता दिए वैशाली है। देखिए इसका विकास कैसे हुआ। एक छोटे सा समुदाय था, छोटे समुदाय क्या कहलाया, वो जन कहलाया, जन कहलाया। आप इसको देखिए, फिर उनका थोड़ा विकास हुआ, थोड़ा वो ग्राम जो है बड़ा बना, वो क्या कहलाया, जनपद कहलाया, जनपद कहलाया। जब उन्हीं का विकास, जब जन का विकास हुआ तो जनपद बना, और जब जनपद का थोड़ा बृहद स्तर पर विकास हुआ तो वो क्या बन गया, वो महाजनपद बन गया, महाजनपद। तो इस प्रकार से जो है मगध महाजनपद का विकास हुआ। इस प्रकार से मगध महाजनपद का विकास हुआ। तो यहाँ पे महाजनपद काल से पढ़ने के लिए इतना ही था। बाद बाकी आप महाजनपद काल में पढ़िए, अगर आप लोगों को बताने लगेंगे तो 1 से 1.5 घंटा में भी महाजनपद काल ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोग मेन हिस्ट्री में पढ़िए उसको। हम बार बार इस चीज़ को बोल रहे हैं क्योंकि हम आप लोग को यहाँ पे कम फैक्ट बता रहे हैं, कम डिटेल में बता रहे हैं, तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो इससे अच्छा हो कि आप लोग मेन हिस्ट्री में पढ़िए महाजनपद काल को। यहाँ जो बिहार से संबंधित था उसको हम लोग देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब इस क्रम में देखिए बिहार से जितना रिलेटेड है हम उसी को देखेंगे, पाल वंश के विषय में देखेंगे। और प्राचीन बिहार को देख रहे हैं तो प्राचीन बिहार से जो भी संबंधित है, जो भी वंश संबंधित है उसको हम लोग देख रहे हैं। अब पाल वंश के विषय में हम लोग देखते हैं। देखिए पाल वंश बिहार बंगाल के क्षेत्र में शासन करते थे। इसके संस्थापक कौन थे, इसके संस्थापक थे गोपाल। 750 ईस्वी में इसकी स्थापना किए थे गोपाल। इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी अभी जो है मुंगेर है, वहीं राजधानी इसकी थी मुंगेर। पाल वंश के देखिए इसमें बहुत से योग्य शासक भी हुए हैं, उनके विषय में अभी मिलेगा। इसमें प्रमुख शासक का देख लीजिए, गोपाल है, धर्मपाल है, देवपाल है, नारायण पाल है, महिपाल आदि है। इसमें से 2-3 शासक ही महत्वपूर्ण और शासक हुए हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट होंगे उसी को हम लोग देखेंगे। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल और महिपाल, ये 3-4 शासक जो है इसमें वो बहुत महत्वपूर्ण शासक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। आइए, जो इस वंश के संस्थापक हैं गोपाल के विषय में देखते हैं हम लोग। गोपाल के द्वारा जो है उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ कराई गई थी, बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ में किसकी स्थापना किया गया, गोपाल के द्वारा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय के द्वारा। ये सब फैक्ट है, बार बार पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और पढ़िएगा भी। इस वंश के सबसे प्रमुख शासक, प्रमुख यहाँ पे शासक कर लीजिए, प्रमुख शासक कौन हुए, धर्मपाल था। धर्मपाल, इस वंश में जो सबसे गोपाल के बाद जो प्रमुख योग्य शासक हुआ वो धर्मपाल था। और धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण भागलपुर बिहार में कराया। तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ में स्थापित किया गया था, भागलपुर में। और इसके संस्थापक कौन थे विक्रमशिला के, धर्मपाल। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ में स्थापना किया गया था और संस्थापक कौन थे, गोपाल। तो इस प्रकार से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, धर्मपाल ने पालों की ओर से त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को ये नहीं बताएंगे मैं त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है। जब त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों की ओर से धर्मपाल ने ही उसमें भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल प्रतिहार के बीच में और राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो आप लोग वहाँ देखिएगा इसको, यहाँ जो इससे संबंधित है, बिहार से संबंधित, वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में पालों की ओर से किसने भाग लिया था, धर्मपाल ने। नेक्स्ट है, सोनपुर महाविहार का निर्माण भी किसने करवाया था, धर्मपाल ने ही करवाया था। अब देखिए उसके बाद धर्मपाल के बाद अगला शासक आते हैं देवपाल। देवपाल नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान दिए थे। यह प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पाल वंशीय शासक ने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को 5 गांव दान में दिए थे, तो वो दिए थे देवपाल। और ये भी पूछे जाते हैं कहाँ के शासक को देवपाल ने 5 गांव दान में दिए थे बौद्ध विहार बनवाने के लिए। तो ये भी पूछे जाते प्रश्न, किसी भी प्रकार से पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और घुमा फिरा के इस टॉपिक को आज पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग जो है बिहार स्पेशल के जितने भी ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं वहाँ से प्राचीन बिहार को उठा के लाइए ऑब्जेक्टिव बुक्स में, और उस बुक्स को बनाइए, कितने प्रश्न आपसे बनते हैं। नेक्स्ट है, इस वंश के अंतिम शासक मदन पाल थे। पाल वंश के अंतिम शासक मदन पाल थे और संस्थापक कौन थे, गोपाल थे।
नेक्स्ट है पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ अपने कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध थी। धीमन एवं बिठपाल इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जब पाल आप लोग जब मेंस लिखेंगे तो उसमें पाल काल के विषय में, पाल कला के विषय में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछ लिए जाते हैं। पालकालीन कांसे की मूर्तियाँ जो है अपने कलात्मकता के लिए तो प्रसिद्ध ही थी, लेकिन इसके जो है प्रवर्तक किसको माना जाता है, पालकालीन मूर्तियों की कलात्मकता के लिए, तो उसके प्रवर्तक किसको माना जाता है, धीमन और बिठपाल को जो है, जो कि पालकालीन प्रमुख कलाकार थे। धीमन और बिठपाल याद रखिएगा, ये पूछ लिए जाते हैं इस प्रश्न को। तो इस प्रकार से दोस्तों प्राचीन बिहार जो है ख़त्म हो गया। पाल काल तक जितने भी थे प्राचीन बिहार, आप लोग इसको छोटा सा नोट्स बनाइए, फिर खुद से पढ़िए, देखिए कितने प्रोग्रेस होंगे आप लोगों में। ठीक है, थोड़ा सा ये जो है ऊपर नीचे हो गया, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जब आप लोग नोट्स बनाइएगा, इसको देखिएगा तो सीक्वेंस वाइज में कर लीजिएगा। और कल जो है हम लोग अब फटाफट एक वीडियो और आएंगी जिसमें मध्यकालीन बिहार के विषय में देखेंगे, उसके बाद देख लेंगे हम लोग आधुनिक बिहार के विषय में, और जो छोटे छोटे फैक्ट्स होंगे उसको भी देख लेंगे। और उसके बाद हम लोग बिहार की ज्योग्राफी शुरुआत करेंगे, और उसके लिए भी काम जारी है। PDF तैयार हो रही है, आज शायद हो जाना चाहिए, तो कल हमको लगता है मध्यकालीन बिहार के विषय में वीडियो आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।